रिकॉर्डिंग की है और फिर भी हुई है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हाँ, ओके। अच्छा बेटे, हम आज आइसोमरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं कुछ फार्मूलाज लिखता हूँ और पहले हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर डेफिनेशन हमारे लिए समझना आसान हो जाएगी। बेटा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। मैं बेटा थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे। एक फार्मूला आपके सामने लिखा है C2H6। अच्छा बेटा, आपके सामने एक फार्मूला लिखा है C2H6O। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। वो दो स्ट्रक्चर कौन से पॉसिबल हैं? तवज्जो कीजिएगा। CH3 CH2OH, और इसी स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। अब ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो ऊपर है ये बेटा एल्कोहल है, और ये जो है ये ईथर है। कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, लेकिन अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो बेटा ऐसी सब्सटेंसेस जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आइसोमर्स कहते हैं। यहां पर एक और एग्जांपल देखें। C4H10, इसके भी दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। कि स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों, तो इन्हें हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे एन ब्यूटेन। और अगर इस तरफ देखें तो ये है आइसो ब्यूटेन, यानी कि जो ब्रांच चेन वाला ब्यूटेन है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डिफरेंट है। तो ऐसा फेनोमेना बेटा जिसमें मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक जैसा हो और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इसे कहते हैं आइसोमरिज्म। इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमरिज्म। और ये दोनों आपस में क्या लगेंगे? आइसोमर लगेंगे। ये दोनों आपस में क्या लगेंगे बेटा? आइसोमर्स लगेंगे। अब चलते हैं डेफिनेशन पर, और अब आपको समझना, डेफिनेशन को समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट से बेटा मैं इसको रीड कर रहा हूं कि another reason for abundance of organic compound is the phenomena of isomerism। के ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज्यादा होने का एक वजह आइसोमरिज्म भी है।
तो बेटा इसकी डेफिनेशन यहां से मार्क करेंगे, हैव। इस हैव से पहले लिखेंगे बेटा द फिनोमेना द फिनोमेना इन विच, ये लिखने के बाद द फिनोमेना इन विच कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन विच molecules have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules or different structural formula। यानी कि डेफिनेशन आपकी ये बनेगी, द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स, और उसके बाद हैव से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हैव से स्टार्ट करेंगे, द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। आखिर में क्या ऐड कर लेंगे बेटा, इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। तो डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने बना ली, समझ आ गई कैसे बनानी है बेटा, कि स्टार्ट में लिखना है द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स, फिर यहां से बुक से इसको मार्क करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। यानी कि ये जो फिनोमेना है बेटा, कि जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म कहते हैं। क्लियर है बेटा? कर लिया मार्क? उसके बाद बेटा नीचे जो के आइसोमरिज्म के फायदा क्या है, जी बेटा इब्राहिम वो भी सही है। एक्चुअली बेटा असल मसला ये है कि बुक में भी और नोट्स में भी उसने आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखी है बेटा, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन नहीं लिखी। जो बुक में या नोट्स में लिखी होगी ना बेटा, वो आपको मिलेगी डेफिनेशन आइसोमर्स की, कि ये आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, वर्डिंग्स को आगे पीछे घुमा के, तो वो हमने बनाई है बेटा। तो ये डेफिनेशन आइसोमरिज्म की है, आप उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, वहां पर कहेगा कि आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आपको नोट में भी नहीं मिलेगी एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो यो हमने यहाँ पे खुद फार्मुलेट किया है, थोड़ा बहुत लफ्जों को, वर्ड्स को आगे पीछे अरेंज करके बेटा। तो आइसोमरिज्म की वजह से बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद कैसे ज्यादा हो जाती है। अभी हमने यहाँ पे नीचे एक और स्ट्रक्चर है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा C5। मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि ये कौन सा है मॉलिक्यूल, ये कौन सा सब्सटेंस है, तो आप लोगों ने कहा था सर ये पेंटेन है। तो इस फार्मूला से आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा पेंटेन है। तो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की बेटा 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 5 मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हो सकते हैं, उनमें एक ब्रांच हो सकती है बेटा, उसे कहेंगे हम आइसोपेंटेन। और ऐसे भी हो सकता है कि 2 ब्रांचेस इन्वॉल्व हो जाएं बेटा, तो उसे कहते हैं नियोपेंटेन। नहीं नहीं बेटा, वो अनाया जो फर्स्ट लाइन में मार्क किया वो नहीं मार्क करनी, डेफिनेशन में वो नहीं लिखनी, वो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज्यादा होने की वजह, एक वजह आइसोमरिज्म भी है। तो डेफिनेशन जस्ट बेटा, मैं उसको एक मिनट रेस कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को। डेफिनेशन सिर्फ ये है जो आप अब आपको मार्क की हुई है बेटा, यानी कि एक एक तरफ पहले उसके स्टार्ट में खुद लिखेंगे कि द फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स have the same molecular formula but different arrangement of atoms in their molecules is called isomerism। अब बेटा ये वाले जो मैंने 3 स्ट्रक्चर मार्क किए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ एन पेंटेन एंड आइसोपेंटेन, या ऐसे आ सकता है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इनमें से कोई से भी 2 स्ट्रक्चर बनाने को वो पेपर में दे देता है। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है बेटा एन पेंटेन
जो स्ट्रेट चेन में है आइसोपेंटेन, जिसमें 5 कार्बन है और एक चेन है, मतलब 4 स्ट्रेट चेन में और 5वां कार्बन चेन बना रहा है। और नियोपेंटेन में 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और 2 उसके साथ क्या कर रहे हैं, चेन बना रहे हैं, 2 चेन लगी हुई है। अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जस्ट बेटा आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखें, आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे और आखिर में कह भी सकते हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, यानी कि आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिख दें और अगर पूछ ले कि वो आइसोमर्स क्या है तो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन लिखने के बाद लिख दें कि दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड या सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये बेटा जो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इस कार्बन के साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन बना देते हैं, तो ये देखें, ख्याल रखें बेटा, CH3 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 और CH3 है, इस कार्बन के साथ नियोपेंटेन के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं बेटा। तो ये आइसोमरिज्म, और देखें सिर्फ एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी कि सिर्फ 5 कार्बन हो और 12 हाइड्रोजन हो तो 3 मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं। और अगर 6 कार्बन हो, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ आइसोमर्स की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है बेटा। वो बेटा इब्राहिम, एक्चुअली मसला ये होता है ना, अच्छा मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी बच्चे भी सुन लें। बच्चे ने कहा है कि सर स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर भाई उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि बेटा बॉन्ड जो है वो कार्बन का कार्बन के साथ है ना, तो जस्ट इस कार्बन के बॉन्ड को कार्बन के साथ इंडिकेट करने के लिए सी को इस तरफ लिखा है। बेशक आप वैसे लिख दें तो भी आपका गलत कंसिडर नहीं होगा, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपका वो रॉन्ग कंसिडर नहीं होगा। अलिशबा बेटा C12 और C5H12 अगर मॉलिक्यूल तो ये 3 पॉसिबल है, लेकिन अगर 6 कार्बन आ जाए, हम एक और स्ट्रक्चर यहाँ खुद बना लेते हैं, अगर 6 कार्बन आए तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ब्रांच यहाँ पे हो सकती है, ब्रांच यहाँ पे हो सकती है, इसी तरह से यहाँ पे 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, इसी तरह से इस कार्बन पे 2 ब्रांचेस हो सकती हैं। तो देख लें कि सिर्फ 6 कार्बन हुए हैं तो कितने और मॉलिक्यूल पॉसिबल हो गए हैं। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है मॉलिक्यूल में बेटा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीज होते हैं विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्ट्रक्चर। तो यही बात बुक में लिखता है बेटा कि यू विल फॉलो द स्पॉटलाइट, कि isomerism also adds to the possible number of structures. For example, molecular formula C5H12 can be represented by 3 different structures, और उसके स्ट्रक्चर ये नीचे बना दिए हैं बेटा। नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीजेस with the increase in number of carbon atoms in the given formula, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। जी बेटा, यहाँ तक आइसोमरिज्म का टॉपिक क्लियर है। चलिए बेटा, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग और मल्टीपल बॉन्डिंग। बेटा स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये जो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग है बाकी कोवलेंट बॉन्ड्स की निस्बत, कि अगर इस कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड को कंपेयर करें बाकी कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड है या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कोवलेंट बॉन्ड है, तो उनकी निस्बत कार्बन का जो अपने एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ये भी एक रीजन है कि जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है फिर। तो ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद other carbon atoms, hydrogen, oxygen, nitrogen and halogens.
दिस एनेबल्स इट टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, के कार्बन का साइज स्मॉल है और ये बाकी आइटम के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग होता है बेटा जिस तरह से डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए। तो कार्बन बेटा सिर्फ दो ही कार्बन एटम हो, अगर जस्ट दो कार्बन एटम हो तो उसका एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है बेटा, यानी कि डबल बॉन्ड आ जाए, और एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी कि जस्ट दो कार्बन एटम हो तो सिर्फ उनके दरमियान मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद डिफरेंट हो गई है। तो इसी को देखें बेटा, पैराग्राफ को मैं रीड कर रहा हूं। बेटा बुक का पेज नंबर मुझे अब नहीं याद, मेरे पास बुक मौजूद नहीं है। जो कल टॉपिक पढ़ा था बेटे, और चैप्टर नंबर 11 ओपन करो ना जाकर बेटा, कैटिनेशन, उसके स्टार्ट में पांचवा छठा पेज होगा जब बेटा चैप्टर का। जिसके पास बुक खुली हुई है मुझे पेज बता दे बेटा। पेज 59 है बेटा, पेज 59, बुक का पेज नंबर 59 है। अच्छा बेटा, मल्टीपल बॉन्डिंग इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब है, टेट्रा मीन फोर, वैलेंसी मतलब वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग एबिलिटी। तो कार्बन की जो बेटा कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 4 है। तो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रावेलेंसी कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, दैट इज डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसकी वजह से पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टू कार्बन एटम्स इन इथेन आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड। याद रखेंगे पहले वाले का नाम क्या है बेटा, इथेन। जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो क्या है बेटा, इथेन। आर लिंक्ड बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इन इथाइलिन। इसको बेटा आप इथाइलिन की जगह पे नाम लिखें इथीन, इथाइलिन की जगह पे नाम लिखें बेटा इथीन। यानी कि पहले वाले के आखिर में आता है ANE, दूसरे वाले के आखिर में आता है ENE। बेटा इस इथाइलिन की जगह पे लफ्ज आप लिख लें इथीन, क्योंकि हम आगे यही वर्ड यूज करेंगे इथीन बार बार। तो इथाइलिन या इथीन एक ही चीज के दो नाम है, इथाइलिन या इथीन। एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन के साथ आप लिख लें बेटा इथाइन। इनके नाम है बेटा इथेन, इथीन और इथाइन। जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उनके आखिर में आता है ANE, जिनके जिनमें डबल बॉन्ड हो उनके आखिर में आता है ENE, इथीन। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उनके आखिर में आता है YNE, इथाइन। तो जस्ट टू कार्बन एटम्स हैं और मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा हो गए हैं, इथेन, इथीन और इथाइन। क्लियर है बेटा? इस एसिटाइलिन का नाम क्या होता है, इथाइन। जी बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो वो बेटा आप लोग पूछ लें। CH3 है दोनों तरफ बेटा, इथेन में दोनों तरफ CH3 है। वो स्क्रीन शॉट हो गई ना बेटा, उसकी वजह से ये 3 है। इसके साथ CH3 है बेटा। जी अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा बता दे, नो क्वेश्चन। अब बेटा आपने वो नाम याद किए थे ना, इथेन, इथीन, इथाइन, इथाइन वगैरह, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बेटा जिनमें 3 कोवलेंट बॉन्ड हो उन्हें उसे इथाइन कहा है ना बेटा। नीचे नाम दिखा है इसमें 3 कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इथाइन कहा है मोइज। तो जब आपने बेटा नाम याद किए थे, इथेन,
प्रोपेन याद किया था। अब अगर डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होगा तो वो प्रोपीन बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड उसमें होगा तो वो प्रोपाइन बन जाएगा। आपने पेंटेन याद किया था, अगर पेंटेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो पेंटेन, डबल बॉन्ड होगा तो पेंटीन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पेंटाइन बन जाएगा। तो वो हम आगे उनको वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे आते जाएंगे, उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। आपने उन 10 के नाम याद रखने हैं बेटा। सर आपके पास सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स हैं तो मुझे सेंड कर दें मैसेंजर पर प्लीज। सेकंड चैप्टर इब्राहिम बेटा, मैसेंजर पे एक एक वीडियो नहीं सेंड हो सकती, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लें उनको, यूट्यूब से उनको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर दें, यूट्यूब पे अपलोडेड है बेटा। सर जितना बॉन्ड ज्यादा हो एटम्स कम होते जाते हैं। बेटा इब्राहिम, बेटा अभी लास्ट 4-5 लेक्चर्स वहाँ पे नहीं है, उससे पहले वाले सारे हैं, मतलब चैप्टर फर्स्ट 2 चैप्टर्स के सारे लेक्चर वहाँ पे पड़े हुए हैं। चैप्टर 3 के मैंने अभी अपलोड नहीं किए। बेटा एक अच्छा एक बच्चे ने कहा है कि सर जैसे जैसे ट्रिपल बॉन्ड बढ़ता जा रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स कम होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स कम नहीं हो रहे बेटा, आपने वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होने देनी। कार्बन की वैलेंसी हमेशा 4 रहेगी। देखें इस स्ट्रक्चर में, देखें अगर कार्बन का बॉन्ड बन जाए बेटा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड तो बना लिए हैं, अब कार्बन का चौथा बॉन्ड रहता है तो इसके साथ जस्ट एक हाइड्रोजन लगेगी। अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो 2 बॉन्ड तो कार्बन ऑलरेडी बना चुका है, तो कार्बन के साथ मजीद 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो आपने कार्बन की वैलेंसीज को माइंड में रखते हुए बॉन्ड बनाने हैं। इब्राहिम जिया ने कहा है बेटा, इब्राहिम इमरान ने नहीं कहा लेक्चर का, इब्राहिम जिया ने कहा है। चलें बेटा, ये आज 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 के लिए इतना काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन होगा तो वो आप लोग पूछ लेंगे। देख लेते हैं कोई टेस्ट योरसेल्फ का तो नहीं है इसमें, वरना आपको टास्क दे देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये आप लोगों ने बेटा करने हैं घर में, खुद करने हैं। टेस्ट योरसेल्फ 11.1 के जो 2 क्वेश्चन है खुद करने हैं। अगर नहीं समझ आए तो फिर कल डिस्कस कर लेंगे बेटा। बेटा 1-2 दिनों तक कर दूंगा, एक्चुअली पेपर्स चल रहे हैं, टाइम नहीं होता। अभी तो आप चैप्टर 2 के लेक्चर तो प्रिपेयर करो ना अच्छे से, क्लास में तवज्जो से अगर आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको दोबारा लेक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ये सारी फॉर्मेलिटी है बेटा, कोई भी जाके कोई बच्चा यूट्यूब पे जाके लेक्चर को नहीं देखता, हमें सारे उसके एनालिटिक्स जो होते हैं। 40 मिनट का लेक्चर कोई बच्चा भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं देखता। 40 मिनट का लेक्चर है, 10 बच्चे देखते हैं और 5 मिनट वॉच टाइम आ रहा होता है उसका। वो बस ऐसे में आप लोग कह रहे होते हैं सर यूट्यूब पे अपलोड कर दें, अपलोड कर दें। देखने शेखने आपने नहीं होते, वो हमें भी पता है बेटा। चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज। नहीं होते डिलीट बेटा, उधर ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यूट्यूब पे नहीं डिलीट होते। अल्लाह हाफिज बच्चों।